स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो हम बात करेंगे बोलचाल या जो मौखिक कौशल है वो हम बच्चों में डेवलप करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे या बोलचाल को सिखाने के कौन कौन से साधन हैं। पहला है सस्वर वाचन। इसका मतलब है कि कक्षा में जब शिक्षक किसी भी अनुच्छेद, कविता, कहानी को लेकर उसका आदर्श वाचन कर सकता है, अध्यापक उसका आदर्श वाचन करेगा, मतलब कि खुद पढ़ेगा। शिक्षक के अनुकरण पर छात्र भी संवर वाचन की इस क्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षक पहले बोलता है और जो विद्यार्थी हैं वो उसके पीछे पीछे बोलेंगे। इससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, वे आत्मविश्वास अर्जित करते हैं और उनकी झिझक दूर होती है, क्योंकि सभी बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। आगे है वार्तालाप। शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे जो विद्यार्थी है निसंकोच अपने जो विचार हैं, जो उनके मन में कोई भी भाव है, उनको प्रकट कर सकें। पढ़ाते समय अथवा कक्षा के बाहर अध्यापक को बालकों से जो वार्तालाप है वो करते रहनी चाहिए। इससे बालक अपने आप को बंधन मुक्त समझते हैं, मीन्स अपने आप पर बोझ नहीं समझते। उनको लगता है कि अध्यापक जो शिक्षक है वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो इसके साथ भी उनकी जो बोलने की झिझक है वो दूर होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की रुचि के विषय ले और उनके ज्ञान के दायरे में रहकर उनसे वार्तालाप करें। हम कोई भी समस्या ले सकते हैं, कोई भी ऐसा उपविषय ले सकते हैं जिसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो, और बच्चे अपने जो भाव हैं, विचार हैं, वो अध्यापक के साथ और दूसरे छात्रों के साथ साझा करेंगे। आगे है प्रश्न उत्तर विधि। कक्षा में फिर जो वातावरण है अध्यापक ने ऐसा बनाना है कि जो छात्र है निसंकोच जो उनके मन में कोई भी प्रश्न है वो अपना पूछ सकें, और जो उनकी और जानने की जिज्ञासा है उनको वो संतुष्ट कर सकें, और जो अध्यापक प्रश्न पूछे उनका भी वो निसंकोच उत्तर दे सकें। इसके लिए क्या करना है, शिक्षक ने क्लास में, जमात में, कक्षा में जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका ज़्यादा प्रयोग करना है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ लेकर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। छात्र प्रश्न का उत्तर देते समय संकोच करें तो उनके साथ जो कठोरतापूर्वक व्यवहार है वो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना है कि उनको सहयोग देना है। उनमें जो कमी है उनको अध्यापक ने दूर करना है। आगे है चित्र वर्णन विधि। जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्र वर्णन में भी रुचि रखते हैं, इस कारण वो दृश्य वर्णन में भी उत्साहित दिखाते हैं। तो कक्षा में बालकों को चित्र दिखाना है और उनको बोलना है कि इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हो, इसके बारे में बताइए। बालक इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। इसी प्रकार चित्र को लेकर उनसे जो प्रश्न है वो भी हम पूछ सकते हैं, और बालकों द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षक कहानी का जो विकास है वो कर सकता है। मीन्स उस चित्र में जो कहानी दी गई है उसको अध्यापक बच्चों को सुनाएगा। आगे है कहानियाँ। जो शिक्षक है वो बालकों को कहानी सुनाकर भी उनके श्रवण कौशल के साथ साथ जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है उसका भी विकास कर सकता है, क्योंकि जब अध्यापक कहानी सुनाएगा तो उनका श्रवण कौशल भी विकसित होगा, और साथ साथ वो अध्यापक उसके बाद साथ साथ को बातें भी करेगा। जब वो कहानी पूरी सुना देगा उसके बाद बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहेगा तो उनका जो मौखिक कौशल है वो विकसित होगा। आगे है वाद विवाद। यह मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रबल माध्यम है, मीन्स बहुत अच्छा माध्यम है। इससे आत्मविश्वास एवं जो तार्किकता में वृद्धि होती है कि बच्चे लॉजिक के साथ बात कर सकते हैं, उनमें जो तर्क शक्ति है उसका विकास होता है और विश्वास आता है। अपने पक्ष को उचित सिद्ध करते हुए अपनी बात को स्वीकृति दिलवाना कुशलता की अपेक्षा रखता है। मीन्स अगर उसमें कुशलता है तो वो अपने आप को जो उसका विचार है उसको वो सही सिद्ध कर देगा। वाद विवाद का विषय निर्धारित करके कक्षा में कुछ बालकों को इसके पक्ष में और तथा कुछ विद्यार्थियों को इसके विपक्ष में विचार प्रकट करने के लिए अध्यापक ने कहना है। ऐसा करने से जो छात्र हैं उनको लिखित अभिव्यक्ति से हटकर सोचने का अवसर मिलेगा कि बच्चे सोचेंगे
कि हमने इस विचार को कैसे काटना है, या इस विचार का विरोध कैसे करना है, या इसके पक्ष में हम और क्या कह सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में वाद विवाद का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इससे जो पूरी कक्षा के छात्र हैं इसमें भाग लेंगे। आगे है काव्य उच्चारण। काव्य उच्चारण मौखिक अभिव्यक्ति सीखने की पहली सीढ़ी है। देखो, आपने देखा होगा कि जो बच्चे प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल में होते हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो वो जो उनको राइम्स कविताएं करवाई जाती है वो कितना अच्छे, जैसे कि गा रहे होते हैं गीत, ऐसे उनको गुनगुनाते हैं, सारा दिन उनको ऐसे गाते फिरते रहते हैं। तो इसलिए हम जब बच्चे ऐसा कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कोई अपनी कविता सुना रहे हैं, चाहे अकेले में गुनगुना रहे हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम रोकेंगे तो उनकी जो ये कौशल है हम उसको उनमें विकसित नहीं होने देंगे। इसलिए बच्चों को क्या करना है, काव्य उच्चारण में भाग लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए। अंताक्षरी प्रतियोगिता। बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए कक्षा में जो अंताक्षरी प्रतियोगिता उसका भी आयोजन करवाया जा सकता है। उन्हें 2 जो ग्रुप्स हैं, दल हैं, उनमें बांट दिया जाता है। किसी एक दल के बालक को किसी कविता या गीत का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है, और जिस अक्षर से उसकी कविता अथवा गीत समाप्त हो तो दूसरा जो पक्ष है उसी अक्षर से अगला गीत या कविता सुनाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बालक है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रति जो संकोच है वो खत्म होता जाएगा। आगे है भाषण प्रतियोगिता। भाषण द्वारा छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति को एक औपचारिक एवं सत्रीय रूप प्रदान करने के लिए भाषण कला की जो उपयोगिता है वो निर्विवाद है। अगर बच्चा अच्छे ढंग से अपने आप को, अपने जो उसके मन में विचार आते हैं वो कह सकता है, तो वो भाषण प्रतियोगिता में अच्छे से भाग ले सकता है। शिक्षक को भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके छात्र छात्राओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी देर हम बच्चों को कुछ भी काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे वो आगे नहीं आएंगे। इससे उन्हें व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। प्रारंभ में उन्हें अपनी रुचि स्तर के किसी विषय पर सामान्य रूप से अपने विचार रखने के लिए कहा जाना चाहिए। हम कोई भी जो विषय वो दे सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल बच्चों के लेवल के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए। इस प्रक्रिया में शिक्षक अथवा अन्य छात्रों द्वारा किसी का जो हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स किसी की जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। भाषण में पाई जाने वाली त्रुटियों पर भाषण के बाद ही जो चर्चा वो की जानी चाहिए। अगर हम बीच में टोक देंगे तो बच्चे का जो मनोबल है वो गिर सकता है। एक प्रभावशाली भाषण में विषय सामग्री, भाषा, विचारों का प्रवाह एवं तारतम्यता, प्रासंगिकता तथा अभिव्यक्ति कौशल का स्तर ऊंचा होता है। इन्हीं पक्षों के आधार पर छात्रों के भाषण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे जो विधि है वो सामान्य मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करने की दिशा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सामान्य मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर हैं जो देने चाहिए, प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक उन्हें किसी पठित सामग्री का सार है जो वो सुनाने के लिए भी कह सकता है। कोई हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं और बच्चे उनका उत्तर भी दे सकते हैं। उन्हें अपने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव सरल शब्दों में सुनाने के लिए भी हम कह सकते हैं। उनसे किसी दृश्य अथवा घटना का वर्णन करने के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों में जो मौखिक कौशल है उसका हमने विकास करना है। आगे की विधि है अभिनय कला। अभिनय एक ऐसी कला है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति उचित हाव भाव एवं अंग संचालन की सहायता से समय को अभिव्यक्त करने की योग्यता अर्जित कर लेता है। मीन्स अभिनय के साथ साथ नाटक करना। जैसे कि देखो, अभी हमने बात की थी कि जो छोटे बच्चे कोई भी पोएम सुनाते हैं तो वो साथ साथ अपने हाथ हिलाते हैं, अपने पूरे जो बॉडी होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे उसको टीचर ने सिखाया होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय में हम नाटक का मंचन भी कर सकते हैं। नाटक का मंचन करने से पूर्व छात्रों को जो उनके संवाद हैं, मीन्स जो उनके डायलॉग्स हैं वो बांट दिए जाते हैं और बच्चे उसकी रिहर्सल करते हैं, मीन्स उसका अभ्यास करते हैं। इस प्रक्रिया में संवादों को स्पष्टता, बोधगम्यता एवं भावप्रवणता से बोलने का अभ्यास कराया जाता है।
कि किस डायलॉग को कैसे बोलना है। इस प्रकार छात्र निसंकोच शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण से बोलते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में जो निपुणता है वो प्राप्त कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी विधियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।